हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। होप आप सब बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी एग्ज़ाम्स के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको सैम्पल पेपर जो आपने सीबीएसई 2025-26 में लॉन्च किया है उसको डिटेल में डिस्कस करना बता रही हूँ, और ये भी बता रही हूँ कि अब जैसे सब एग्ज़ाम प्री बोर्ड नियर आ गए हैं तो आपको कैसे अपना सिलेबस फिनिश अप करके प्रैक्टिस करना है सैम्पल पेपर्स का। बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर्स का, सैम्पल पेपर्स का आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको किस तरीके से करना है मैं इस वीडियो में बताऊंगी। एग्जाम में तो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, बट वाइल रीडिंग और एनालाइजिंग आपको कैसे करना है तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने एमसीक्यू डिस्कस किए, डिटेल डिस्कशन है उनके बारे में, सो दैट कोई और क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आता है तो आप उसको ईजिली एनालाइज करके कर सकते हैं। तो ये 9 क्वेश्चन है, इनको हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का सेक्शन है, पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ से ये चैप्टर हमारा न्यूट्रिशन वाला, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, उसके अंदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में ये पॉइंट आ जाना चाहिए कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यूज़ करके, एंड हेटेरोट्रॉफिक जो कि ऑटोट्रॉप्स पे या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनिज्म पे या फिर किसी और मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक को बेसिकली हम क्लासीफाई करते हैं पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, अब देखो कैसा एनालाइज करना है हमें क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए में हमको दिया है कुस्कुटा, ईस्ट, लेग्यूम्स, लीचेस एंड टेपवर्म। कुस्कुटा क्या होता है? यह एक पैरासाइट होता है। ठीक है, ईस्ट क्या होता है? ईस्ट हम लोगों को हेटेरोट्रॉफ होता है ये एक, और फर्मेंटेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज अ हेटेरोट्रॉप, ये भी एक हेटेरोट्रॉप होता है, हेटेरोट्रॉप है। अब यहाँ से ये दूसरा ही पोर्शन जो है वो क्या आ गया? डिफरेंट आ गया। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सेम मोड के बारे में ही पूछ रहा है। लेग्यूम्स हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दालें आती हैं, लीचेस ये हमारे पैरासाइट होते हैं, टेपवर्म्स भी पैरासाइट्स होते हैं। अब देखो बी ऑप्शन के अंदर कैक्टस क्या है? ये एक प्लांट ही होता है, तो ऑटोट्रॉप होगा ये। और बाकी टिक्स, लाइस एंड लीचेस ये सारे हमारे तीनों पैरासाइट्स होते हैं। और काऊ जो होती है वो हमारा क्या होता है? हर्बीवोर होती है, हेटेरोट्रॉप होते हैं जनरली। फिर देखो थर्ड ऑप्शन को कैसे एनालाइज करेंगे। कुस्कुटा है, टिक्स है, लाइस है, लीचेस एंड टेपवर्म, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे? ये पैरासाइट्स होते हैं जो कि अपना खाना अपने होस्ट से डराइव करते हैं उसकी बॉडी पे जाके। ठीक, तो अब कैक्टस है, ग्रास है, अब ऑप्शन तो हमें पता ही चल गया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको इस तरीके से एनालाइज करना, और एग्जाम में इसको फास्टली करना है। तो पहले से देखा ये ऑप्शन नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ दो। दूसरे पे देखो ये नहीं हो रहा तो इसको भी छोड़ दो, फिर इस पे आगे तो इसको देख के एनालाइज कर लेना आपने फटाफट से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सबका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ना मसल सेल्स में बात कर रहे हैं, और कैसे? लैक ऑफ ऑक्सीजन में। अब इसके लिए क्या है? ये वेरियस ग्लूकोज के पाथवेज हैं जो कि हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर ही पढ़े हुए हैं। क्या होता है इसके अंदर? देखो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है? हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे एनर्जी बेसिकली रिलीज होती है। और फर्स्ट जो स्टेप होता है हर रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में, दैट इज ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होगा पायरूवेट में और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब कैसे ये एनर्जी फर्दर कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अपने बाइक प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकल जाती है। ये होता क्या है? हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, पावर हाउस होता है ये हमारे सेल का। सेकेंड थिंग क्या है? हमारे जो मसल सेल होता है, कई बार हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाले केस में हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसमें कि क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये वाला जो केस है ये इसी के बारे में डिस्कस कर रहा है कि मसल सेल्स के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर आपको ये आ गया। अगर आपको ये फ्लो चार्ट पता है तो यू कैन ईजिली आंसर विद इन सेकेंड्स। ठीक है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है?
ये ईस्ट सेल के अंदर हम फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसके अंदर। ठीक है, इथेनॉल इज अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल। तो बेसिकली आपको ये आइडिया जो क्वेश्चन आते ही जो है ये क्रैक कर जाना चाहिए माइंड में कि यस दिस इज फ्रॉम दैट, और उसका फ्लो चार्ट ब्रेन में आ जाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड द पार्ट ऑफ ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस 4 हमको दिए हुए हैं। पहले हम देखते हैं कि ब्रेन के वेरियस पार्ट्स क्या होते हैं। ब्रेन जो होता है हमारा 3 बेसिकली रीजन्स में डिवाइडेड होता है। फॉर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है एंड हिंड ब्रेन होता है। फॉर ब्रेन के अंदर आता है सेरिबेरम। 2 टर्म्स हैं ये, सेरिबेरम है एंड दिस इज सेरिबेलम। इनमें कंफ्यूजन हो जाती है, हम इनके फंक्शंस को रिवर्स करके लिख देते हैं कई बार। सेरिबेरम फॉर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम प्रेजेंट है। अब मिड ब्रेन जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं होता है, मिड ब्रेन स्मॉल पोर्शन, और हिंड ब्रेन के अंदर क्या हमारे पॉन्स आते हैं, सेरिबेलम आते हैं, मेडुला आते हैं। ये 3 रीजन्स होते हैं। अब देखते हैं कि फंक्शन क्या है। रीजन की सेग्रीगेशन पता होनी चाहिए तभी तो हम फंक्शन याद कर पाएंगे, तो टर्म्स को ध्यान से देखना है हमें। अब देखो सेरिबेलम का क्या काम होता है, थिंकिंग आती है, सेंसेस आती है, कॉन्शियसनेस आती है। अब आ जाते हैं हम जल्दी से अपने ऑप्शंस के ऊपर। यहाँ बोल रहे हैं पोस्चर एंड बैलेंस कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम। ठीक, यहाँ पे थिंकिंग आती है, बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग मेमोरी का जो काम होता है वो सेरिबेलम परफॉर्म करता है। और सेरिबेलम होता क्या है, ये जो बाइफर्केशंस हमारे ब्रेन में ऐसे लोब्स जो बने होते हैं ये पूरा सेरिबेलम ही होते हैं। 2 लोब्स जो हमारे बने होते हैं सेरिबेलम होता है। थिंकिंग आता है, सेंसेस आता है, कॉन्शियसनेस आती है, मतलब मेमोरी का रीजन जो होता है। और देखो सेरिबेलम के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। तो फर्स्ट ये तो गलत ही हो गया। अब देखते हैं मेडुला का क्या फंक्शन है। मेडुला कहाँ है, मिड मेडुला मिड ब्रेन में तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, मेडुला तो मिड ब्रेन में है ही नहीं, ये तो हिंड ब्रेन में है। उसके बाद देखते हैं हंगर, पॉन्स इन हिंड ब्रेन। हंगर की जो साइट होती है, पॉन्स पॉन्स बेसिकली रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। ठीक है, तो हमारे हंगर को कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स नहीं कंट्रोल करते, रेगुलेट करते हैं रेस्पिरेशन को। और हंगर उन सबको हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब देखते हैं ब्लड प्रेशर, एक ही ऑप्शन बच गया तो यही इसका आंसर होगा। मेडुला जो हमारे ब्रेन के अंदर दैट कंट्रोल्स है ब्लड प्रेशर, ब्लड की रेगुलेशन, ब्रीदिंग, पेरिस्टालिक मूवमेंट हमारे कंट्रोल करता है, जो हमारा फूड नीचे जाता है फूड पाइप के थ्रू। ये सेंटर ऑफ ऑल द रिफ्लेक्स कंट्रोल का सेंटर होता है। रिफ्लेक्स में बेसिकली हमारे स्टिमुलस पे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं जैसे स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये यही मॉनिटर करता है। तो इसका आंसर यहाँ से हमें ये पता चल गया। तो अगर आपको ये छोटे छोटे की पॉइंट्स पता है ना, इन सबको अपने जब वाइल सॉल्विंग द पेपर यू राइट इट समवेयर, एक नोटबुक के अंदर लिख लो, सो दैट इजीली आप कोई और क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द पेशेंट वाज वेरी हाई, इट मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेट सीक्रेशन ऑफ। किस चीज़ की इनएडिक्वेट सीक्रेशन की वजह से ये हो सकता है ब्लड में ग्लूकोज शुगर लेवल। अब देखो ये चैप्टर हमारा कौन सा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में यहाँ ये ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहा है कि ग्लैंड क्या होगा और उसका फंक्शन क्या होगा। ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलेगा, हार्मोन्स बेसिकली प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ये ग्लैंड कौन सा है जहाँ से ग्लूकोज लेवल मॉनिटर होने के लिए क्या इंसुलिन निकलता है, दैट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास में सीक्रेशन हो रही है इंसुलिन की। और बेसिकली इंसुलिन करता क्या है, इसका फंक्शन होता है ये हमारे ब्लड के अंदर लो करता है ब्लड शुगर लेवल को। ब्लड शुगर लेवल को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर हम इसको कंट्रोल में नहीं रखते तो क्या हो जाता है, हमें डायबिटीज़ हो जाती है। अब डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस, शुगर को कंट्रोल करना है, हेल्दी डाइट हमें यूज़ करनी है। ठीक है, बेसिकली फिजिकल वर्क करके हमें जो कैलोरीज हम खाते हैं उनको बर्न करना है ताकि वो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ना हो जाए। तो एक्स्ट्रा हो जाती है और बॉडी जब उसके ऊपर काम नहीं कर पाता तो डायबिटीज़ हो जाती है। अगर डायबिटीज़ एक्सट्रीम केस में हो जाती है तो हमें बाहर से एक्सटर्नल इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं सो दैट एज टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये तो इसके पीछे आपको पता होना चाहिए तब आप इसको करोगे। ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात कर रहे हो तो ये तो इसका है ही नहीं।
नेक्स्ट है ऑस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरीज। अब ये भी ओवरीज के बारे में बात कर रही भी नहीं है। अब ये दो ऑप्शंस हैं, ये इनसे थोड़े थोड़े मैच कर रहे हैं। अब इंसुलिन अगर किसी को पता है कि ये पेनक्रियाज से ही निकलता है तो यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है, तो ये भी हमारा नहीं है, सीधा ही आंसर ये वाला हो जाएगा, इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज। ऐसे एनालाइज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इसके अंदर क्या है, क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर्ड रैबिट एंड वाइट फर्ड रैबिट। ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर से है, हेरिडिटी वाले चैप्टर के अंदर से। बेसिकली इसके अंदर हमारी ये ट्रेंड शो कर रहा है। कैपिटल बी और स्मॉल बी ये दो हमारे क्या हैं, एलिलीज, ट्रेंड्स, कैरेक्टर्स। ठीक है, ये डोमिनेंट ट्रेंड कौन सा है इनके अंदर, जो कैपिटल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो डोमिनेंट ट्रेंड होता है। यहाँ पे ब्लैक फर्ड रैबिट हमारा डोमिनेंट है और वाइट फर्ड रैबिट हमारा रिसेसिव। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि हम लोगों ने एक क्रॉस करी है बिटवीन टू पेरेंट्स, पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करी है, और जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है, ब्लैक फर के, मतलब उसके अंदर एक ना एक एलीली जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, कैपिटल बी होना चाहिए, तभी वो डोमिनेंट ट्रेंड अपना शो करेगा। या तो एक होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन हम किस तरीके से करते हैं। पेरेंट होते हैं, पेरेंट को हम जब क्रॉसिंग करते हैं तो हाइब्रिड प्रोड्यूस होती है, दैट इज फॉर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के हम सेल्फिंग करने के बाद F2 जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ जो ये क्वेश्चन है ये यहीं तक ही है। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने ये जो दो इनकी क्रॉसिंग किस तरीके से करनी है। अब देखो एनालाइज करो एग्जांपल्स को, जो ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी स्मॉल बी है, तो ये तो सारे वाइट ही होंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे भी क्या है, मोर देन 3 जो है वो आपके क्या है, वाइट फर वाले, एक ही ब्लैक वाला, तो इसमें भी चांसेस नहीं है। अगर 50-50 बोला होता है तब तो हम इसको देख सकते थे, बट अब देखो ये दोनों एलिमिनेट हो गए ऑप्शंस। अब हम देखते हैं इसका और इसका करके क्रॉसिंग। जब हमने इसको क्रॉसिंग करी है, ये मैट्रिक्स बनाते हैं हम, ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। ये पेरेंट, एक पेरेंट को यहाँ लिख लेते हैं, एक पेरेंट के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पेयर में होते हैं जनरली बी और बी। जब हमने इसको क्रॉसिंग की, कैपिटल बी आ गया, फिर इधर हमने सेम ऐसे किया, कैपिटल बी स्मॉल बी आ गया। ऐसे ही यहाँ पे हमने ग्रीन वालों को भी हमने करके देख लिया, कलर बाइफर्केशन। अब देखो क्या है, इसके अंदर मेरे सारे के सारे क्या आ रहा है, जीनोटाइप बी, कैपिटल बी स्मॉल बी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट ट्रेंड मेरा कौन सा है, ब्लैक फर वाला, तो ये ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही पता चल गया। अब एनालाइज करने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको इसको भी समझाती हूँ, बी पार्ट को, कि बी पार्ट में क्या हो रहा है। जैसे बी और बी है और यहाँ कैपिटल बी और यहाँ पे भी कैपिटल बी है। जब इसकी मैट्रिक्स हमने बनाई तो यहाँ पे ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 तो टॉल वाले हैं, ये टॉल नहीं, बेसिकली ब्लैक वाले हैं। हम टॉल वाले करते हैं पहले, तो इसलिए दैट इज ओनली ऑन द टंग। बी यहाँ पे सारे क्या है, ब्लैक फर वाले, यही ओनली दिस वन इज वाइट फर। तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, इसका फिनोटाइप 3:1 हो जाएगा, मतलब 3 इसमें ब्लैक होंगे और एक इसमें वाइट फर वाला है। तो ये भी हमारा नहीं चाहिए हमको। क्वेश्चन को एनालाइज करना है, मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, सो द आंसर फॉर दिस विल बी दिस वन, ए पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये क्वेश्चन रिलेटेड है एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ओजोन। ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। वैसे हम ये शुरू से पढ़ते आ रहे, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जो अर्थ है, अर्थ को शील्ड करता है, स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का काम क्या होता है, दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। एक्चुअली इससे क्या होता है, अगर ये स्किन पे, हमारे स्किन पे आ जाती है यूवी रेडिएशन, तो हमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब देखो ये फॉर्म कैसे होती है, ओजोन। ओजोन जो होता है O3 का मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन हमारा होता है एयर के अंदर, जब ऑक्सीजन के ऊपर यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो वो क्या हो जाता है, दैट ब्रेक्स डाउन। अब वो ब्रेक डाउन होकर मॉलिक्यूल एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो एटम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से किसी और ऑक्सीजन से ब्रेक करते, टकराते हैं, फिर उसको भी ब्रेक करके या उससे मिलके ये ओजोन लेयर फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटम मिलके यहाँ पे ओजोन फॉर्म हो गया। देखते हैं ऑप्शन को। ओजोन लेयर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ। अब ये इंक्रीज तो नहीं करता ना, डिक्रीज करता है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया।
इसने पूछा करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन किस में है, 1 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो मतलब ये तो दोनों हो नहीं सकते, बच गए ये दोनों। अब देखो इसको पढ़ के देखते हैं। ओजोन लेयर इज डेडली पॉइजनस, हाँ यस दिस इज वेरी पॉइजनस। ओजोन लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, तो ये तो मुझे सही लग रहा है। आप पढ़ के देख लेते हैं तीसरा भी। ओजोन लेयर शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, हाँ ये पॉइंट भी ठीक है, तो ये भी दोनों ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ओजोन लेयर प्रिवेंट्स यूवी रेडिएशंस व्हिच कॉज स्किन कैंसर, तो मतलब ये फोर्थ पार्ट भी सही है, ये तो दोनों के अंदर दिया हुआ है। सेकंड वाला इसके अंदर दिया नहीं था। एक फिफ्थ पार्ट को और कंफर्म कर लेते हैं। ओजोन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं इनका इमर्जन कहाँ से होता है, रेफ्रिजरेटर्स हम यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके अंदर से वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। ये बेसिकली ओजोन की फॉर्मेशन में नहीं हेल्प करते, ये उसको डिप्लीट करने में हेल्प करते हैं। कैसे, जो क्लोरीन फ्लोरीन ये हमारे हैलोजन्स होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ये क्या क्लोरीन फ्लोरीन, अब ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन होता है O3 के मॉलिक्यूल को जब वो टूटा हुआ होता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन में होल्स हो रहे हैं, तो यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ के ऊपर पहुंच रही है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी आ जाता है। ठीक है, ऐसे आपको एनालाइज करना है। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप इजीली कोई और भी MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स इन डिटेल सो दैट और भी क्वेश्चंस आप कर पाओ, एनालाइज करो, देखो कैसे कर रहे हैं। Which of the following human activities has resulted in an increase in non-biodegradable substances? अभी एनवायरमेंट वाले चैप्टर से ये भी आ जाता है। रिसोर्सेज, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। बायोडिग्रेडेबल जो एनवायरमेंट में माइक्रोब्स एक्शन से डिग्रेड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, पोल्यूशन नहीं कॉज करते। अब इंक्रीज करने की बात पूछ रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यहाँ तो वर्ड ही ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया, तो ये तो इंक्रीज कर ही नहीं सकती। इंक्रीज इन फ्री ट्री प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट अच्छा होगा, और ट्रीज से जो पत्ते गिरते हैं उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी ह्यूमस इंक्रीज होगा, मैन्योर फॉर्म होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। कंपोस्टिंग ऑफ किचन वेस्ट, इनसे भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस तो निकलते ही नहीं है। वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, ये सब चीज़ों से। अब जो ऑप्शन बच गया वो यही है, यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स तो दे आर जस्ट हार्मफुल फॉर एवरीवन, एनवायरनमेंट के लिए खासकर। ऐसे तो प्लास्टिक्स का बहुत यूज़ होता है, ये बून भी है और ये हमारे लिए कर्व्स भी है, तो दोनों साइड है, बट हमें जुडिशियसली इनको यूज़ करना चाहिए सो दैट एनवायरनमेंट डजंट गेट पोल्यूटेड। तो इसका ऑप्शन आपको पता चल गया, ऑप्शन सी इसका आंसर है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। अब असर्शन रीजन के क्वेश्चन हम जनरली कैसे सॉल्व करते हैं यही देखना है हमें। असर्शन जो होता है वो बिकॉज लगाना बीच में, बिकॉज अगर हम बीच में इसमें लगाते हैं और देखते हैं कि अगर मेरा रीज़न उसका आंसर दे रहा है तब हमारा वो क्या होता है, करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इसके अंदर होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आ जाते हैं, और जो ए होता है जनरली वो क्या होता है, असर्शन इज ट्रू और रीज़न भी ट्रू है और वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। बी पार्ट में क्या हो जाता है, असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज ट्रू और वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सी के अंदर क्या आ जाता है, assertion is false, reason is true। डी के अंदर क्या हो जाता है, ओह दिस इज सी में ये आता है। आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना, दिस इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स, उसके अकॉर्डिंगली असर्शन इसमें फॉल्स हो जाता है, रीजन इसमें ट्रू हो जाता है। एक कई बार ई ऑप्शन भी आ जाता है जिसमें असर्शन भी फॉल्स होता है, रीजन भी फॉल्स होता है। बड़ी ध्यान से हमको करना है चीज़ों को कि इंस्ट्रक्शंस क्या दिए, इंस्ट्रक्शंस केयरफुली स्टडी करने हैं हमको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। असर्शन में टॉलनेस ऑफ लीफ प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम। ठीक है, एंजाइम से कंट्रोल होते हैं बेसिकली, एलिलीज ट्रेड जिनसे शो होते हैं, ये हमारे प्रोटीन्स ही होते हैं। डीएनए के अंदर जीन होते हैं, जीन की वेरियस कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एडेनिन, थायमाइन, गुआनिन और साइटोसिन, ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, तो एंजाइम होते हैं, ये तो करेक्ट लिखा है। फिर क्या है, द जीन फॉर दैट एंजाइम मेक्स प्रोटीन्स विच हेल्प द प्लांट टू बी टॉल। अब ये जो जीन है ये क्या करता है, एंजाइम होता है जो मेक करता है प्रोटीन और हेल्प करता है प्लांट टू बी टॉल।
अगर मैं इसमें बीच में बिकॉज लगा के इसको कंटिन्यूसली स्टडी करती हूँ, देखो टॉलरेंस ऑफ pea plant is controlled by an enzyme because the gene for that enzyme makes proteins which help the plant to be tall. तो अब यहाँ से ये दोनों करेक्ट है और इसको ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर, यहाँ इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट जो है सर्टेन रीजन दैट इज वल्चर विल ऑलवेज हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन ऑल द फूड चेन्स। लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स, अब इसके लिए आपको फूड चेन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये बेसिकली पेस्टिसाइड्स की जहाँ पे भी बात आ जाती है वहाँ पे हम लोग बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ करते जाती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके। अब देखो ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं हमारी फूड चेन होती हैं जनरली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही लाइक करती हैं। क्यों करती हैं? बिकॉज जो एनर्जी है बहुत ही कम जाती है टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब जो सन है वो क्या करता है, कुछ एनर्जी वहाँ से आती है, 1% एनर्जी होती है वही केवल प्लांट्स को आती है। अब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर जितनी भी एनर्जी आ रही है उसका 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को जाता है, बाकी 90% हीट में या फिर वर्क डन में हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। 90% कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो रहती है, तो एनर्जी हमारी वेस्ट होगी, केवल 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे गई। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होता है उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं। सेकंड ट्रॉफिक लेवल वी हैव द प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर बेसिकली हर्बीवोर्स आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं थर्ड लेवल पर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर हमारे कार्निवोर्स भी आ सकते हैं। टर्जरी कंज्यूमर जो होते हैं फोर्थ लेवल के ऊपर, और इसमें टॉप कार्निवोर्स हमारे आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ग्रासलैंड फूड चेन के बारे में इसमें बात कर रहा है, और जो ग्रासलैंड फूड चेन होती है वो हमारी, उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले नीचे प्रोड्यूसर्स हमारे ग्रास हैं, उसके बाद क्या है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर हमारे रैट्स लगा लो, डियर लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो आ सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, जो उनको खाते हैं। ठीक है, अगर माउस है तो माउस को हमारा स्नेक खाता है, स्नेक आ गया यहाँ पर। फिर स्नेक के बाद ऊपर स्नेक को कौन खा लेता है, वल्चर्स खा लेते हैं, ईगल, ये सब हमारे स्नेक को खा लेते हैं। तो वल्चर यहाँ पे क्या है, लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स। वल्चर विल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स। मैंने क्या बताया, पेस्टिसाइड्स की जो अमाउंट है वो इंक्रीज करती जाती है, तो लीस्ट नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ से रॉन्ग हो गई है। ठीक है, लीस्ट नहीं होगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी रॉन्ग हो गई है, तो आपको ऑप्शंस को एनालाइज करना है वेदर ई पार्ट है कि नहीं है उसमें। आइदर उसमें डी होगा या फिर उसमें ई होगा। ठीक है, डी के अंदर फर्स्ट पार्ट गलत है। अब देखते हैं सेकंड वाला, vultures occupy the last trophic level and it gets only 10% of its energy of the previous trophic level. Yes, last trophic level है, ये तो बात सही लिखी है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, assertion is false, reason is true। यहाँ से बायोमैग्निफिकेशन वाले टॉपिक है एंड दैट इज 10% लॉ। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगी। तो अब ये फर्दर है, जो आगे की हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, मैं कंसेक्यूटिवली नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूँगी। अल्टरनेट डेज में या 1-2 डेज में आपके पास वीडियोस आती रहेंगी। एंड इफ़ यू वांट मी टू सॉल्व और डिस्कस एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन फ्रीली मैसेज मी ऑन माय number। I'll just put it at the last of that the video। and stay tuned on my channel। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, so that we also get motivated to put videos for you people। and we have to work together so that we can get good score, 90+ marks in science। Thank you very much for watching, have a good day।